हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मोटो अ वे टू वर्ल्ड लर्निंग। मैं सुनीत पटेल, आपका दोस्त। आज ज्योग्राफी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अर्थक्वेक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग इस अर्थक्वेक जो टॉपिक है ज्योग्राफी का यानी भूगोल का जो टॉपिक है, इसको डिस्कस करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसको पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि ये हमारे किस एग्जाम में हमें हेल्प कर सकता है। ठीक, आप देखेंगे तो वीडियो एग्जाम जो विलेज डेवलपमेंट एग्जाम होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम होता है, लेखपाल का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है। आप देखेंगे तो एसएससी का एग्जाम, यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पे जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देर न करते हुए पहले हम लोग अर्थक्वेक क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, अर्थक्वेक के डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक के डेफिनेशन की बात करेंगे तो देखेंगे अर्थक्वेक जो है यानी भूकंप या भूचाल भी इसको हिंदी में कहते हैं, भूकंप या भूचाल दोनों नाम इसका होता है। तो अर्थक्वेक या भूकंप जो होता है, भूकंप पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। ठीक है, जब मोबाइल हम लोग वाइब्रेट करता है, मोबाइल वाइब्रेट करता है, तो जो वैसे जब पृथ्वी के सतह जो वाइब्रेट करता है तो उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ये पृथ्वी के स्थल मंडल बोले तो लिथोस्फियर। ठीक है, लिथोस्फियर। तो यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं ड्यू टू द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ देयर द वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ठीक है, यानी जो पृथ्वी का जो पृथ्वी के सतह पर जो पृथ्वी के आंतरिक एनर्जी की वजह से जो पृथ्वी में या पृथ्वी के सरफेस पर जो वाइब्रेशन होता है, इसी वाइब्रेशन को हम लोग भूकंप या भूचाल या अर्थक्वेक कहते हैं। और अर्थक्वेक के टाइप की बात कर लें, यानी अर्थक्वेक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखेंगे अर्थक्वेक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। यानी ये अर्थक्वेक जो जिस वजह से घटते हैं, इनकी जो जिस वजह से घटते हैं, इस आधार पर से दो टाइप होते हैं। एक होता है नेचुरल कॉज, एक होता है मैन मेड कॉज। ठीक, तो नेचुरल कॉज समझ सकते हैं कि वो सारी वजह है, जो वो सारी प्राकृतिक वजह है जिनके वजह से अर्थक्वेक आता है, वो सब नेचुरल कॉज या नेचुरल अर्थक्वेक हो जाएंगे। आप एग्जांपल देखेंगे तो गुजरात के अंदर 26 जनवरी आपका 2001 हो जाएगा। ठीक, हमने 2021 लिखा, ये गलती हो गई। ठीक, तो 26 जनवरी 2001 में जो है गुजरात के 26 जनवरी 2001 में यहाँ पे जो है कि ये प्राकृतिक भूकंप आया था, यानी प्राकृतिक की वजह से भूकंप आया था। इसको हम लोग, जो प्राकृतिक वजह होता है वो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से होता है। ठीक है, जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी है इसको हम लोग आगे दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बस यहाँ जान लीजिए कि ये नेचुरल कॉज है। और जो दो प्लेट थी जिनके टकराने की वजह से ये भूकंप आया था, वो था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है मैन मेड कॉज, यानी मैन मेड कॉज यानी कि जो हम मानवों के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं जिनकी वजह से भूकंप उत्पन्न होते हैं, अर्थक्वेक आता है, उनमें देखेंगे क्या क्या वजह हो सकती है। एक तो होता है सरफेस इम्बैलेंस, यानी सतह का, यानी जब सतह इनबैलेंस होती है, जब सतह पे इम्बैलेंस आता है, यानी माइनिंग एक्टिविटी जब हम लोग खदानों काम करते हैं। ठीक, सतह जो सरफेस इम्बैलेंस होता है, इससे मतलब आपने डैम बना दिया बड़े सारे, तो डैम बना देंगे, देखेंगे यहाँ से बहुत सारे पानी इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे वजन ज़्यादा पड़ता है। ठीक, तो और फिर जो इस तरह की जो एक्टिविटी होती हैं जिससे कि सरफेस का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। और वाटर रिजर्वायर, जैसे हमने कि डैम वगैरह बनाए हैं, डैम वगैरह बना के पानी इकट्ठा किए हैं। ठीक, तो इन सब वजहों की वजह से भी भूकंप आते हैं। ठीक, अब इन सब वजहों की वजह से एग्जाम्पल देखेंगे, भूकंप आ चुका है वो देखेंगे आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, और कहाँ देखेंगे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 11 दिसंबर 1967 में कोयना, ठीक, कोयना नामक जगह पे जहाँ पे भूकंप आया था, वो क्या था? मैन मेड भूकंप था। एक कोयना बांध है, ठीक, कोयना डैम, इस कोयना डैम की वजह से वहां पर जो ये भूकंप आया था उसको हम लोग कहते थे मैन मेड कॉज अर्थक्वेक, या भूकंप या भूचाल उसको कहेंगे। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं जो अर्थक्वेक होता है। ठीक, जो अर्थक्वेक का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक जिस क्षेत्र में अर्थक्वेक का अध्ययन होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? SESIMOLOGY, सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से अर्थक्वेक के वेव के पावर को नापते हैं कि अर्थक्वेक कितना मजबूत है कितना कमजोर आया है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ।
ग्राफ। ठीक, अब देखिए जो सिस्मोग्राफ है ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है रिक्टर स्केल, एक होता है मार्कोली स्केल। तो आगे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, देखें ये जो होते हैं दो, हम बताया 2 स्केल होते हैं अर्थक्वेक को नापने के लिए या मापने के लिए, इनकी पावर मापने के लिए। ठीक है, देखिए इनको बात करते हैं। देखिए पहला है मार्कोली स्केल। ठीक है, कौन सा स्केल है? मार्कोली स्केल। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी ये 19 या इन्वेंशन हुआ था 1931 में हुआ था। ये मार्कोली नामक व्यक्ति ने ही इसका इन्वेंशन किया था, जो कि इटली का हो जाता है। और ये जो मार्कोली जो स्केल है ये मैक्सिमम इटली के अंदर ही यूज होता है। और इस पर यूनिट की बात कर लें तो 0 से लेकर 12 तक इस पर यूनिट ऐसे ऐसे इस पर दर्ज किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे तो अगला हो जाएगा रिचर स्केल या रिक्टर स्केल। आप जो पढ़ लें इसको कहीं रिचर भी लिखा होता है, कहीं रिक्टर स्केल भी लिखा होता है। ठीक है, तो 1935 में रिचर्ड एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। कौन है? एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जो कि रिचर या रिक्टर, इन्होंने रिचर स्केल का या रिक्टर स्केल का इन्वेंशन किया। ठीक है, और ये जो हो जाएगा आपका 1935 में इसको डिस्कवरी हुई थी। और इसमें आप देखेंगे जो यूनिट होती है, इसमें यूनिट जो होती है 0 से 9 तक यानी कि पूरी 10 यूनिट इसमें इस्तेमाल होती है, जबकि इसमें 0 से 12 यानी कि 13 यूनिट इसमें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अभी अब आप जानते होंगे, मान लीजिए कि ये आपका अर्थ सरफेस है, मतलब ये अर्थ है। ठीक है, और ये अर्थ है और इसका ऊपर ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, मान लीजिए कि ये अर्थ का सरफेस है। ठीक, देखिए जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है। ठीक है, जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस। उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं हम लोग फोकस। फोकस कहते हैं या फिर हाइपो सेंटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? हाइपो सेंटर। इसको हिंदी देखेंगे, इसका हिंदी हो जाएगा उद्गम क्षेत्र, यानी जहाँ से अर्थक्वेक निकल रहा है। और देखेंगे जहाँ पे इस अर्थक्वेक का अर्थ सरफेस के ऊपर जहाँ मैक्सिमम इसका प्रभाव होता है उसको हम लोग कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहते हैं हम लोग उसको? एपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं उसको। हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, है ना। देखिए तो जहाँ पे अर्थक्वेक का मैक्सिमम प्रभाव होता है अर्थ के सरफेस उसको कहते हैं एपी सेंटर। और ये अर्थ यानी पृथ्वी के सेंटर जहाँ से शुरू होती है उसको कहते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर हम लोग कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो ये अर्थक्वेक होता है इसमें अलग अलग तरंगे निकलती हैं। ठीक, जो अलग अलग तरंगे निकलती हैं इन तरंगों के कई टाइप होते हैं। जैसे इसको कहते हैं, एक को कहते हैं पी वेव या इसको प्राइमरी वेव कहते हैं, एस को सेकेंडरी वेव कहते हैं या फिर एल को लॉन्ग सरफेस वेव कहते हैं। तो इनको जान लेते हैं। जो पी वेव मतलब होता है इसको कहते हैं प्राइमरी वेव। ठीक, क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंग कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंग कहते हैं। ठीक है, ये जो प्राइमरी वेव है इस एपी सेंटर पे सबसे पहले आती है। ठीक, ये जो प्राइमरी वेव है ये क्या करती है? एपी सेंटर पे सबसे पहले आती है और इसको स्पीड जो होती है 8 से 16 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। ठीक है, और जो ट्रेवल करने का ये जो ट्रेवल करती है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों टाइप के मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। कौन? प्राइमरी वेव इसमें तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। एस वेव की बात कर लें तो एस वेव जो होता है सेकेंडरी, यानी इसको सेकेंडरी या ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी या ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसकी स्पीड देखेंगे तो 6 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है, और तीसरा देखेंगे तो तीसरा हो जाएगा ये लॉन्ग सरफेस। ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्ग सरफेस वेव, यानी ये क्या करती है? सरफेस को राउंड करते, मतलब ये राउंड करते करते सरफेस के ऊपर आती है। ठीक, ये जो लॉन्ग सरफेस वेव होती है ये सबसे खतरनाक वेव होती है। अगर ये पानी के क्षेत्र में आए तो वहाँ पे सुनामी, ठीक है, वहाँ पे सुनामी भी लाने का काम करती है। कौन? ये एल सरफेस, यानी एल यानी कि लॉन्ग सरफेस वेव जो होता है। ठीक है, इंडिया के अंदर थोड़ी बात कर लें हम लोग अर्थक्वेक की, तो देखेंगे इंडिया में जो हिमालयन क्षेत्र होता है। ठीक है, इंडिया में जो ऊपरी हिमालय क्षेत्र होता है। ठीक है, इधर जो हिमालय क्षेत्र होता है, हिमालय के क्षेत्र का जो कोस्टल रीजन होता है। ठीक, हिमालय क्षेत्र का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे, और जो इधर गुजरात का कच्छ, इन क्षेत्रों में भारत में भूकंप ज़्यादातर पे आते हैं। और हम लोग भूकंप फ्री रीजन की बात करें इंडिया के अंदर तो ये देखेंगे आपका जो हो जाएगा तेलंगाना। ठीक, ये इंडिया होता है ऐसे, है ना। तो यह जो तेलंगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक, इस तेलंगाना में देखेंगे तो तेलंगाना में भूकंप काफ़ी कम आते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया रीजन में तेलंगाना भूकंप फ्री क्षेत्र है।
और इंडिया के अंदर जो भूकंप का रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ है आपका, वो आपका देहरादून है। ठीक, कहाँ है आपका, वो आपका देहरादून में है, इसका मेन सेंटर मेन ब्रांच है। अब बाकी इसके 4 सब सेंटर्स हैं, देखेंगे कहाँ कहाँ हो जाएगी। एक हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है, एक हो जाएगी कोलकाता, दूसरी हो जाएगी मुंबई और तीसरी हो जाएगी पुणे। यानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे। ठीक, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे 4 जगहों पे, और ये जो देहरादून हो जाएगा, देहरादून में आपका मेन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपके, ये पूरा आपके अर्थक्वेक के ऊपर ये आज का डिस्कशन था। और मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थक्वेक अच्छे समझ में आया होगा, और आप इसको 1-2 बार और देख लेंगे तो अर्थक्वेक यानी भूकंप जो भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं, जो भी टॉपिक है, इसको आप बढ़िया समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आपने काफ़ी मन से अच्छे से क्लास देखा होगा। और अगर आपको हमारे काम पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों को, अपने लोगों को ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ राय हो, आपके कुछ सजेशंस हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम उसको हर वीडियो में, अलग-अलग वीडियो में उसमें सुधार करते जाएँ और आप तक एक अच्छा से अच्छा और कम से कम समय में बेहतर और सटीक चीज़ देने की कोशिश करें। ठीक है? चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।